नाज़रीन, ये है रेड लाइन। आज पेशावर के अंदर अंदरनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। दहशतगर्द पुलिस लाइन की मस्जिद में घुसकर नमाज के वक्त उसने ये दहशतगर्दी का वाक़या कैरी आउट किया। अभी तक जो ख़बरें हमारे पास आई हैं उन ख़बरों के मुताबिक दर्जनों अफराद शहीद हुए हैं। मलबे को हटाने में बहुत वक्त लगा, उसकी वजह से भी जानों का ज़िया हुआ। तकरीबन 150 के करीब लोग इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं। धमाके की नौयत इतनी शदीद थी कि मस्जिद का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया और उसकी डिब्रीज़ के अंदर लोग ट्रैप हो गए। ये याद रहे कि ये इलाका रेड जोन में आता है, जिससे मुराद ये है कि ये इंतहाई हसास सिक्योरिटी के दायरे के अंदर है। वहाँ पर दहशतगर्दी का ये वाक़या होना एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना के अहम मेंबरान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में चले गए, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस वाक़े की संजीदा नौयत क्या है। अब इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी है, केयर टेकर मिनिस्टर मौजूद हैं, काबीना के चंद मेंबरान अनाउंस हुए हैं, उनके पोर्टफोलियोज़ अनाउंस नहीं हुए। पंजाब में भी सूरत हाल यही है, तो मरकज़ की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। लेकिन इस पाकिस्तान के हिस्से में बहुत तवील अरसे से जंग व कताल जारी है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हैं। बहुत अरसे के बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद हालात बेहतर हों, लेकिन इस वाक़े ने वो तमाम उम्मीदों को मिट्टी में डबो दिया और बहुत सारे ख़ानदानों के हंसते बसते चिराग जो हैं वो गुल कर दिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हम आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलेंगे अभी थोड़ी देर में, जहाँ से हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे होंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन इस पर बात करने के लिए जो पैनल है उसका तारुफ मैं पहले करवा देता हूँ। आसमा अरबाज साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे पास स्टूडियो मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। समर हारून बिलोर साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से हमारे पास मौजूद है, उनका भी शुक्रिया। और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन करें, इनका भी शुक्रिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्टर से ताज़ा तरीन सूरत हाल लेने के लिए। जी तलत साहब, बिल्कुल आज पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। नमाज ज़ोहर के वक्त पुलिस लाइन के अंदर मौजूद मस्जिद में जो है एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिससे जो है 44 के करीब नवाजी जो है शहीद हो गए हैं, जबकि 157 के करीब जो है ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अब भी जो है 10 से 15 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको जो है तिब्बी इमदाद के बाद जो है इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 5 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। वज़ीर दाखिला राना सनाल्ला ने खुदकश धमाके की तस्दीक की है और ये पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद थी जहाँ पर ये आज जो है धमाका हुआ है। ऐनी शाहिदीन से भी हमारी बात हुई। ऐनी शाहिदीन का यही कहना था कि सुन्नत की नमाज की अदायगी के बाद जो वो फ़र्ज़ के लिए खड़े हुए तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मस्जिद की छत जो है उनके ऊपर आग जो है गिर गई, जिसके बाद जो है ज़ख्मियों को अभी भी वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहाँ से निकाला जा रहा है और अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 से ज़ायद घंटे का वक्त जो है गुजर गया और इसके बाद भी अभी वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के साथ हमरा जो है यहाँ पर पेशावर का उन्होंने दौरा किया, रीडिंग अस्पताल में आए और यहाँ पर ज़ख्मियों की जो है अयादत भी की, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो है वफाकी वज़रा भी इस दौरे में शरीक थे। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो है इमरजेंसी नाफिज की गई है और पुलिस ने भी अस्पताल की सिक्योरिटी संभाल ली है। आइए अब अपने पैनल से बात का आगाज़ करते हैं। आसमा साहब, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था इलेक्शंस के बारे में, तब तक ये वाक़या नहीं हुआ था, तो आप बहुत स्केप्टिकल थी। आपने हमें बताया कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ऐसे नहीं है कि कोई भी अमली सियासतदान कोई कैंपेन कर पाए। तो आज ये वाक़या हुआ, तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने उस वक्त ये बात की तो वो क्या पैटर्न था जिसकी वजह से आप बता रही थी कि हालात ठीक नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, सबसे पहले तो आज जो ये हमारे सूबे में पेशावर में हुआ है, हमारे पास आज अल्फाज नहीं है कि क्या कहें और क्या नहीं, ये क्या हो गया है। इससे एक APC का वाक़या और आज ये बहुत बड़ा अलमनाक दर्द भरी एक वाक़या है जिसके इंसान क्या मज़म्मत करे। हमारे बच्चे भाई जिस तरह शहीद हुए हैं, जिस तरह वो ज़ख्मी हुए हैं। मैं जब पिछले दिनों आपसे मुलाकात हुई तो वो यही बात थी, यही हमें तशवीश थी KP के अंदर कि KP के जो सिक्योरिटी हालात है वो फैब्रिक जो है वो टूट चुका है। कम से कम हम पॉलिटिशियंस जो ग्राउंड पे होते हैं, जो हल्के की सियासत करते हैं, हमें ये समझ आ रहा था कि चारों तरफ हालात ख़राब हैं,
पिछले दिनों जब वो वाक़या हुआ सरबंद के चेक पोस्ट पर, नाउ दैट वो भी एक डिस्ट्रिक्ट पेशावर का एयरपोर्ट के करीब वो वाक़या है, लेकिन उसमें भी हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, डीएसपी शहीद हुए, लेकिन उसका कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया गया। और उससे फिर चीज़ ये दीर के वक्त से, या आप कहें कि हमारे दीर स्वात मालाकंड के से, ये जब सैलाब के वक्त से या उससे पहले से ये हालात ख़राब होते जा रहे हैं। जब यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, रिपीटेडली ये बत्ता पिछले 1.5-2 साल से ये सिचुएशन फिर से ख़राब हो रही है, और दिन ब दिन वो बत्तों से लेकर फिर अफवाह और फिर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। फिर सैलाब में ये सैलाब तो सैलाब था, सैलाब के साथ जो लोगों के साथ हाल हो रहा था सिक्योरिटी का, तो वो उसका तो किसी ने जिक्र नहीं किया। तवील अरसे से आपको नज़र आ रहा था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज ये तो यानी ये धमाका ऐसे है जैसे आपने पूरे सूबे पर धमाका कर दिया। ठीक, जैसे आज सूबे का निज़ाम ख़त्म हो गया, एक हमला हो गया, KPK प्रोविंस पर हमला हो गया। और ये वो बदकिस्मत सूबा है जो कितने सालों से इस दहशतगर्दी का ब्रंट, इसका वो जो बोझ है, शहादतों की कुर्बानियाँ, आवाम की, एहलकारों की, पुलिस की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, हमें तो कितने साल हो गए हैं ये दे के। और अफसोस ये होता है कि हमें कब सुनवाई मिलेगी, कब दोबारा बैक टू द सेम सिचुएशन। लेट मी गो टू बैरिस्टर साहब ऑन दिस। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ग्राउंड रियलिटी है, हम जब आपकी हुकूमत डिसॉल्व नहीं हुई थी तब भी आपसे बात कर रहे थे, तो हम मैप क्यों नहीं कर पाए इस ख़तरे को जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि काफ़ी अरसे से इवॉल्व हो रहा है। तो मैं ज़रा आपकी जानकारी लेना चाहूँगा इस मामले पर। इस वक्त चूँकि अब आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो आप बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये हालात क्या बने कि इतना बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। जी देखें, जहाँ तक टेररिज्म का, दहशतगर्दी का ताल्लुक है, तो तलत साहब हमारे रीजन में ये पहली बात तो ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर असेस किया जाए तो सबसे पहली बात ये है कि ये कोई नई हैपनिंग नहीं हो रही, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये चीज़ें थीं, अलबत्ता बाज़ औक़ात चीज़ों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाता है, उनका ख़ात्मा किया जाता है किसी खतरे का या किसी भी ऐसी सूरत हाल का कि उसके जो असबाब हैं उनको ख़त्म करके मामले को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल वो कर दिया जाए, मतलब सफाई कर दी जाए। दूसरा है कंट्रोल या मैनेज करना। तो अगर मैं इसको देखूं, कंट्रोल या मैनेजमेंट वाला जो डायमेंशन है, तो हमारे सूबे में भी और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म को किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था, यानी मैनेज कर दिया गया था। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि टेररिज्म का मुकम्मल तौर पे बेखुनी हो गई है, सफाया हो गया है, खात्मा हो गया है। वो मुहर्रिकात मौजूद थे और वो मुहर्रिकात पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी मौजूद हैं। पिछले कुछ अरसे से वो मुहर्रिकात जो हैं उनको चूंकि वहाँ पर उनको दोबारा पनपने का मौका मिला। अफगानिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, जब अमरीकी फौजी वहाँ से गए, एक टोटल डिस्पेंसेशन जो है वो बदल गई इलाके की, खिते की, और टेररिस्ट ग्रुप्स ने रीअसर्ट करना शुरू कर दिया। इस वक्त भी अगर आप देखें तो हमारे खिते में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनको मैनेज या ऑपरेट वहाँ बाहर से इनकी लीडरशिप कर रही है। अब अफगानिस्तान हुकूमत की अपनी एक डायनामिक्स है, हमारी अपनी है। हमारी इस वक्त जब हमारी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इस इशू को एक मरकज और सूबे की जंग बना के पेश किया गया। यानी हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बजाय से कि हमारा फोकस दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ होता, हमने आपस में सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर। लेकिन सैफ साहब, कथा कलामी होती है, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं ज़रा तस्हीह के लिए, तो मरकज़ और सूबे की कशमकश कैसे बन गई? तो मरकज़ में भी तो आप ही की हुकूमत थी। मरकज में जब हमारी हुकूमत थी तलत साहब, उस वक्त अगर आप आदाद व शुमार देख लें, मीडिया में हैं और स्टेटिस्टिक्स सारी मौजूद हैं, तो उस वक्त तक तो ये चीज़ इशू था ही नहीं। उस वक्त एक इक्का दुक्का वाकयात, जिसमें सिर्फ एक वाकया इम्पोर्टेंट जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, कुछ 2020 और 21 के और 22 के अदाद शुमार हमारे सामने हैं, नेक्टा की तरफ से जारी किए गए हैं। 61% वाकयात जो हैं KP के अंदर हैं और तकरीबन 30% जंप है दहशतगर्दी के वाकयात में सन 2022 में जब आपकी हुकूमत थी मरकज में। जी, अब इसी को अगर आप इस साल जब से हमारी हुकूमत गई और उसके बाद मरकज में PDM की हुकूमत आई, तो उसके बाद जब आप उसके एनालिसिस करेंगे तो आपको उसमें एक वाज़ेह फर्क भी नजर आएगा। यानी मैंने पहले ही आपको कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से एलिमिनेट कभी नहीं हुई थी, मौजूद थी, लेकिन
کنٹرول اور مینج ہو رہی تھی. اس کے اور ضرب عضب کا جو آپریشن ہوا تھا یہاں اس علاقے میں, اس کے بعد سے, اور پھر رد الفساد کا جو آپریشن ہوا اس کے بعد سے یہ چیز مینج ہو گئی تھی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیسائز ہو گیا, وہ یہی تھا کہ واقعات یہاں پہ جب ہوئے, جب کوچہ رسالدار کا واقعہ ہوا, اس کے بعد یہ پچھلے سال مارچ میں ہوا تھا, 4 مارچ جی, جس میں کافی لوگ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے. اب ان کو مینج کیا جا رہا تھا یا اس میں ان کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن اس میں بھی پھر ایک اور ڈائنامک یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں کئی لوگ ملوث ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں ہے, ہمارا دشمن ایک نہیں ہے. اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں تو میں اسی نقطے کو میں واپس آؤں گا, اسی کے اوپر, نیگوشیشنز کے اوپر, اور مرکز اور صوبے کے اندر جو میں ایکچولی کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نیگوشیشن کی بات ہی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک اگر تو تحریک طالبان پاکستان کو ایک گروپ کے طور پہ دیکھا جائے تو وہ بھی واقعات میں ملوث ہیں, لیکن ساتھ میں اور ہے. مثلا جو کوچہ رسالدار کا واقعہ ہو, یہ TTP نے نہیں کیا تھا, یہ داعش نے کیا تھا, اور انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی تھی. اس کے علاوہ لیکن TTP نے جو ذمہ داری ایکسیپٹ کی 71% واقعات کی ہے, سو اوور ویلمنگ جو ذمہ داری ایکسیپٹ کی ہے وہ TTP نے کی ہے. If you allow me, let me go to Samar Bilor صاحبہ on this and then I come back to my panelists. سمر صاحبہ, your assessment, ایک تو اس کے اوپر رد عمل دیجیے گا, اور جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں اس کی اسسمنٹ بھی کیجیے گا. Go ahead. سب سے پہلے طلعت صاحب میں بہت شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہتی ہوں جو آج یہ واقعہ ہوا ہے. I've just come back from Lady Reading Hospital, اور وہاں پہ بہت ہارٹ بریکنگ اور کیوٹک سینز ہیں. مت بھولیے کہ یہ سارا برڈن ڈاکٹر برقی کے MTI کے مارے ہوئے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہ ہے, جہاں پہ صرف خون کے عطیہ لینے اور دینے کے لیے 5 بیڈ ابھی بلڈ بینک میں ایک ٹائم پہ موجود تھے. سو وہ ایک اور کہانی ہے. لیکن دیکھیے جی, ہم تو پچھلے 1.5-2 سال سے, جب سے ہمیں گراؤنڈ پہ ملکن ڈویژن سے, سوات ویلی سے رپورٹ ملی تھی کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی از بینگ سین اگین, پھر سے ری گروپنگ ہو رہی ہے, گراؤنڈ پہ ان نیچرل حرکت ہو رہی ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, ہم تب سے چیخے مارے تھے کہ جی ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ ہمارے ساتھ گزر بسر کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ رول آف دا لا کو نہ مانتے ہیں, اور خدارہ خیبر پختونخوا کو ایک دفعہ پھر ان کے لیے ایک لیبارٹری نہ بنائی جائے. پتہ نہیں پختون بلڈ ہماری ریاست کو بہت سستا لگتا ہے یا ہم ایک ایکسپینڈیبل قوم ان کو لگتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. کہ چاہے وہ ہماری بہادر خیبر پختونخوا کی پولیس ہو, چاہے وہ عوام ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, کتنی اور قربانیاں پختون قوم دے گی. یہ ایک ہماری افغان اور جو پاک پالیسی کا فیلئر ہے جو آج آ کے ہمارے سر پہ اس بم بلاسٹ کی سر میں پھوٹا ہے. یہ پشاور کا ریڈ زون ہے. یہ جو پولیس لائنز کی مسجد تھی, یہ پشاور کا ریڈ زون ہے. یہاں پہ عام شہری اور ہم جیسے سو کالڈ VIPs 3 سے 4 دفعہ اپنی گاڑی روک کے, کارڈ دکھا کے, پوری چیکنگ کرا کے آگے جاتے ہیں. تو سمجھ میں پہلے یہ نہیں آتا کہ the suspected suicide bomber وہ ادھر پہنچے کیسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ہماری فورسز اتنی ان کی مورال پست ہو چکی ہے, اتنے وہ آج کل باگ ڈاؤن سچویشن میں ہے, نہ ان کے پاس ول ہے, نہ ان کو راستہ دکھایا جا رہا ہے, نہ ان کے پاس وہ جدید آلات موجود ہیں کہ وہ ان جو ان سین ان نون ان کے اوپر ہر طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کمبیٹ کرے. اور جو آج ہم نے سینز دیکھے ہیں, ہر جو بھی بندہ اس زد میں آئے, ان دی اینڈ فیملیز سفر کرتی ہیں, اور فیملیز عام مائیں بچے بیویاں جن کی ساری عمر کے لیے زندگی دور ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ریئلی ڈیواسٹیٹنگ اٹیک ہے یہ, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت دیر تک فیل کیا جائے گا. عاصمہ صاحبہ, ابھی بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ قومی معاملہ ہے اور اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک PTI کی حکومت تھی تب تک یہ واقعات اس تواتر سے نہیں ہو رہے تھے. میں ذرا آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعتاً اس کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے, اندرونی پالیسی سے ہے, یا کیا؟ گو ہیڈ. دیکھیں, قومی معاملہ تو بالکل یہ ہے, قومی معاملہ بھی ہے, صوبائی معاملہ بھی ہے, نیشنل معاملہ بھی ہے. معاملہ تو بہت سنگین ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ KPK از اے ویری امپورٹنٹ پروونس جو بالکل آپ کو بارڈر کر رہا ہے ایک انسٹیبل ملک کو جو افغانستان ہے, جہاں پر اسٹیبلٹی آج تک نہیں آئی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمران خان
की गवर्नमेंट, साबका गवर्नमेंट अगर इससे बिल्कुल बरियज़मा होती है तो ये तो जुल्म है। मतलब आप आए थे बहुत बड़ा मैंडेट लेकर और आपका एक प्रो तालिबान एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो सारी दुनिया को मालूम था, और आप बहुत बड़े मार्जिन से आए थे। फिर आप 9.5 साल इस सूबे में बैठे रहे, 9.5 साल आप इस सूबे में बैठे रहे, और आप आज आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? मतलब किसको? मुझे तो ये समझ नहीं आई। फ़ौज ने या इदारों ने तो अपने ऑपरेशंस कर लिए हैं, उनके तो आज तो हम कानून की बात करते हैं, कहते हैं कि किसका डोमेन इतना है, तो अगर उनका डोमेन तो सुबह शाम डिस्कस होता है, तो उनका डोमेन तो ये था कि उन्होंने ऑपरेशंस कर दिए, आपको एवैक्यूएट। फिर आपका काम था उन ट्राइबल एरियाज़ को, उसमें आपको स्टेबिलिटी लाना, आपका काम था उधर फंडिंग देना, उधर आवाम को ये इंसर्जेंसीज़ वो छोटी मोटी जो उधर तब से हो रही थी, कभी इंसर्जेंसीज़ रुकी नहीं, तो तब आपका काम था, सदर भी आपका, प्राइम मिनिस्टर भी आपका, और तो तब ये इसको कंट्रोल करना था। जब फाटा केपी में जम हो गया, ये तो तब की बातें हैं। तो तब से इधर हुआ क्या है 9.5 साल। हम इसको पॉलिटिकल आज नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन हम मजबूर हैं कि ये केपी के करोड़ों अवाम जाएं तो किधर जाएं। मतलब आप अगर कहते हैं कि केपी में हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है, तो फिर आपसे लोग अवाम पूछेंगे ना। आप कह रहे हैं कि हम वी आर द ऑलमोस्ट, मतलब हमारा 80-90% मैंडेट है, ठीक है, तो फिर इसका ये हम कहाँ जाएं, किससे पूछें जी? आप तो इस किसी पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अगर कहते हैं कि एरिया क्लियर करें तो वो एरिया क्लियर कर देते, लेकिन जो मतलब खारजा पॉलिसी है वो तो तब की गवर्नमेंट ने बनाई है। आज की गवर्नमेंट तो जब आई है ये पीडीएम की, सो दे आर अंडर सो मच प्रेशर कि उनका तो आपने देखा है कि वो क्या क्या ठीक करें। बट दिस सिचुएशन वाज ऑलवेज देयर एंड दिस वाज वन ऑफ द मतलब इमरान खान के आने का ये अफगान खारजा पॉलिसी, दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट issues of his government and of him coming into power। और आपने 2 दफ़ा यहाँ पर वोट लिया है, तो आपने किस बिना पर वोट लिया है? इसी बिना पर वोट लिया है कि आवाम को हम यहाँ पर ये इश्यूज़ ख़त्म होंगे, केपी में तरक्की आएगी, फाटा जो होगा फाटा में तरक्की आएगी। यहाँ पर मसाइल 9.5 साल में यहाँ पर कौन सा मसला ख़त्म हुआ, आप मुझे बताएं। ओके, मैं ज़रा बैरिस्टर साहब के पास जाना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, आपकी हुकूमत की बेहतरीन ताल्लुकात रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एक पेज का हमने बहुत तज्जिया किया, और मैं सियासी ज़ाविये से बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतज़ामी और पॉलिसी मेकिंग ज़ाविये से बात कर रहा हूँ। जो आखिरी 1.25 साल गुजरा या उससे कम अरसा गुजरा, उसके अंदर मसाइल हुए, लेकिन उससे पहले ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। मरकज़ में आपकी हुकूमत थी। कुछ बड़े वाक़यात जिसका आपने जिक्र फरमाया, किस्सा खानी बाज़ार के अंदर जो हमला हुआ 4 मार्च को, उसके बाद इमरान खान साहब के बयानात भी मेरे सामने हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब मरकज़ और सूबे के अंदर आपकी हुकूमतें मौजूद थी, तो हमने क्या चीज़ है जो मिस कर दी, वो क्या मुहरकात थे जो हमने छोड़ दिए ग्राउंड के ऊपर, जो आप इकट्ठे होके एकदम इस सूरत हाल में कन्वर्ट हो गए? जी साहब, सॉरी मैं आपको काट कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे बताएं, अभी इतलात मिल रही है कि हमारे सूबे में वो इक्विपमेंट नहीं है कि उस मलबे को उठाए, और वो जो हॉस्पिटल्स में बर्न यूनिट नहीं है, और वहाँ पर जो मलबा गिरा है, जो आदि मस्जिद शहीद हुई है, उसके जो मलबे को उठाने के हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। अगर वो अभी पंजाब से आएंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा? सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बैरिस्टर साहब, जो रिस्पांस का अमल है उसके अंदर बहुत सारे सुकम है, तो आप वजाहत करना चाहेंगे क्या हुआ? देखें, जहाँ तक इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट का ताल्लुक है, तो उस पर तो कई घंटे बात हो सकती है। अब इस तरह मैं, आसमा मेरे लिए, साहिबा मेरे लिए बड़ी मुहतरम है, मैं अब उनकी बात का जवाब दूं या समीर बलोर साहिबा के नुकात को उठाऊं, तो फिर मुझे आप टाइम भी उतना दें, कम से कम। नहीं, हम सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, हम किसी कजबहसी में नहीं पढ़ना चाहते, बट इफ यू वांट टू रिस्पोंड, यू आर मोस्ट वेलकम। गो अहेड। नहीं, वो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली तल्ला साहब फिर ऐसी बातों में फिर नेचुरली पॉलिटिसाइज हो जाती है बात ना, क्योंकि मसला मुहर्रकात से ज्यादा हुकूमतों की कारकर्दगी पे चला जाता है। तो जब हुकूमत की कारकर्दगी आप डिफेंड करते हैं या उस पर एतराज
بحث کرتے ہیں تو پالیٹکس ہو جاتی ہے، اور یہی وہ پرابلم ہے کہ جو ہم اصل ایشو کو چھوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے ٹیررزم کا، تو میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم کو مکمل طور پہ ختم کر دے، نہیں ہوگی۔ اس کی وجوہات ہماری سوشیو پولیٹیکل ہیں، سوشیو اکنامک ہیں، اور ریلیجس ہیں، کلچرل ہیں، یہ کئی پرابلمز ہیں ہمارے۔ لیکن بہر صورت شارٹ ٹرم میں اگر ان کی ایڈریسل کو دیکھا جائے تو ہماری جب حکومت تھی تو ایٹ لیسٹ اس وقت ہماری طرف سے فوج اور جو باقی آپریشن تھے ان کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ فوج نے وہ آپریشن ہماری حکومت سے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ جب ہماری حکومت آئی تو ہمیں نسبتاً ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ملا، اور وہ انوائرمنٹ چلتا رہا۔ اب ہماری حکومت اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو 2021 کے بعد ہم حکومت میں نہیں تھے۔ اب یہ 2000 کیا کہتے ہیں، جب مارچ میں ٹیک اوور ہوا اس کا، اور پی ڈی ایم کا نو کانفیڈنس کا آیا مسئلہ، تو اس کے بعد سے ہماری حکومت نہیں ہے، تو اس کو تقریباً سال تو اس کو بھی ہو گیا ہے نا۔ اب مرکز اور افغانستان کا جو آپس میں رابطہ ہے، اور پھر افغانستان اس میں کیا کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا محرک ہے۔ افغانستان کچھ نہیں کر سکتا۔ افغانستان کے اندر جو لوگ کنٹرول میں تھے یا جو لوگ دبے ہوئے تھے وہ اب کھل کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے اب کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اور جیسے جیسے افغانستان میں ہولڈ کم ہوتا گیا، ایڈمنسٹریشن کم ہوتی گئی، امریکن وڈرال زیادہ ہو گیا، اس کے بعد بالکل ہی اٹس فری فار آل سوسائٹی۔ اس وقت کنٹرول نہیں ہے اس وقت کی امارات اسلامی کے افغانستان کا اپنی سرحدوں پہ، تو یہ لوگ آپریٹ کر کے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ پاکستان میں جب آئے انہوں نے کارروائیاں کی تو صوبہ سرحد میں یا صوبہ خیبر پختونخوا میں زیادہ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی کارروائیوں کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے کھاتے میں ڈالنا تھوڑی سی زیادتی اس لیے ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت لا اینڈ آرڈر کی تو مینٹین کر سکتی ہے، مینیج کر سکتی ہے، ذمہ داری لے سکتی ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی ڈائنامکس کے اندر جو واقعات پھر ہوتے ہیں ان کو نہیں ٹچ کر سکتی۔ وہ خیبر پختونخوا یا کسی بھی صوبے کی کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے جو کوارڈینیشن چاہیے، جو پریونٹیو میکینزم چاہیے، جو انفورسمنٹ میکینزم چاہیے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کے پاس ہے، اور وہی ہمیشہ آپریٹ کرتے رہے۔ اگر آپ اس پورے صوبے کی پوری ڈائنامکس کو دیکھ لیں تو 2008 میں ANP کی حکومت تھی جب سوات میں یہ واقعات ہوئے، اس وقت فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اتحادی تھے اس وقت یہ سب۔ وہاں پر جب انہوں نے کیا کہتے ہیں مسائل کنٹرول سے بڑھے تو فیڈریشن انوالو ہوئی، انہوں نے فوجی کارروائی کی اور مسئلے کو ختم کیا۔ اسی طرح وزیرستان میں جب یہ واقعات ہوئے تو وہاں پر بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے آپس میں کوارڈینیشن کے ذریعے مسئلے کو ختم کیا۔ جب ہماری باری آئی اور یہ پچھلے سال سے یہ واقعات ہوئے تو فیڈرل میں ہماری حکومت نہیں تھی، وہاں پر حکومت PDM کی تھی، ہم صوبے کے تھے۔ اب صوبائی حکومت کسی صورت میں بھی ایکوپ نہیں ہے۔ اب نہیں ہے کیوں؟ اس میں آپ جس پہ بھی آپ الزام لگانا چاہیے، پھر کیا کہتے ہیں تاریخ کے جبر ہیں جو ہم نے اپنے اوپر کیے ہوئے ہیں نا، جن کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن مجھے ایک بریک لینے دیں، میں بریک کے بعد ذرا واپس یہ واقعات جو ہیں ان کے پیچھے باقاعدہ ایک مومنٹم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک حکومت آئی اور وہ واقعہ شروع ہو گیا اور کل ایک حکومت گئی تو واقعہ ختم ہو گیا۔ ذرا اس مومنٹم کی بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک۔ پشاور پولیس لائنز مسجد کے اندر بدترین دہشت گردی کا واقعہ، درجنوں شہادتیں، سینکڑوں لوگ زخمی۔ ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کو کوشش کر کے پالیٹکس سے ہٹ کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن گورننس پہ، پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ بیرسٹر صاحب بریک سے پہلے میں بات آپ کی میں نے کاٹ دی، اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو پھر میں سمر صاحب کے پاس جاؤں۔ گو ہیڈ۔ بس جی، وہ آپ کی بریک نے میری بھی لائن آف تھاٹ کو بریک کر دیا، مجھے نہیں اب وہ لیٹ می گو ٹو سمر صاحب۔ سمر صاحب، اب بیرسٹر صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہمیں تو ثمرات ملے ان آپریشنز کے جو فوج نے کیے، تو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بہت بڑا اس قسم کا مسئلہ تھا نہیں، اور اس کے بعد جب مرکز میں مارچ میں حکومت ان کی ختم ہوئی تو پھر یہ واقعات بڑھ کر ہونے لگے، اور ابھی ہم اس صورتحال میں ہیں۔ تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ گو ہیڈ۔ دیکھیے جی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بیرسٹر صاحب، میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنے کے بغیر ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں یہ صوبائی معاملہ نہیں تھا، میں بھی مانتی ہوں کہ یہ صوبائی معاملہ نہیں تھا، لیکن ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے پچھلے ہفتے خود اپنے انٹرویو میں ایڈمٹ کیا ہے کہ جی ہماری پالیسی تھی کہ 35,000 لوگوں کو ہم خیبر پختونخوا میں ری ہیبلیٹیٹ کریں۔ اس وقت انہوں نے اس کے اوپر، اس نیشنل ایشو کے اوپر کوئی ڈائیلاگ نہیں کیا، کوئی کنسنسس نہیں کیا، کوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نہیں کی، کسی اور کو اعتماد میں نہیں لیا۔
दारुल हकानिया मदरसे को लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए की अतियात इनकी हुकूमत ने दी। इनको वेरी वेल पता है कि उस मदरसे की कहाँ किसके साथ उनकी पहुंच है, किसके साथ उनकी रसाई है। इनकी जो बातें थी, बार बार एक बात होती थी, उनके ऊपर सॉफ्ट अप्रोच ली जाती थी, गुड एंड बैड की बात होती थी। अभी आप लोगों ने इस अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया ऊंचा रिसालदार हमले की, वो जो ब्लास्ट था मेरा हल्का था अनफॉर्चुनेटली, उसमें 70 लोग अपनी जान से गए थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके वहां पे ताज़ियत नहीं की थी, क्योंकि वो उस वक्त सॉफ्ट पेडल कर रहे थे जो परपेट्रेटर्स थे इस क्राइम के। उन्होंने हमेशा उनको क्राइम्स को रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ देखा है, पेश किया है। बेशक उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो फंसे हुए होंगे, लेकिन जो अवाम है, जो सफर कर रही है, जो मर रही है, जो कट रही है, हम नहीं प्रोटेक्शन चाहते। हमारी कोई वो नहीं बनती, इनकी हमारी जिम्मेवारी इनके ऊपर नहीं बनती। और मैंने जैसे आपको पहले कहा, हमें पिछले 5-6 महीनों से अंदाजा था कि पुलिस इस दफा बेइंतहा किस्म की फ्रंट लाइन पे टारगेट बनी हुई है। पुलिस के पास ना कोई फ्लैग है, ना उनके पास वो किस्म की सामान उनके पास है जो दे नीड टू फाइट दिस बैटल, एंड दे नीड द विल ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स ऑफ दिस कंट्री बिहाइंड देम। जब उन्होंने फ्रंट लाइन पे खड़े होना है, हमने बैक करना है, उनको हमने ओन करना है। ये सारी बातें इनकी दौरे हुकूमत में, इनकी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बनी थी। हम उस वक्त भी चीखते रहे और हम अब भी चीख रहे हैं कि मैस इन्होंने मचाया है और खमियाजा अनफॉर्चुनेटली भुगतने के लिए हम लोग रह गए हैं। और यहाँ पे मैं मुझे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट में, आई एम श्योर बैरिस्टर साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आसमा साहबा के पास जाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं फ्यूचरिस्टिक्स इसको करना चाहता हूँ। आसमा साहबा, इन हालात में ये जो ट्रेजेडीज़ हैं, इनका इम्पैक्ट सियासी भी होगा। मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आई हैव टू आस्क यू दिस कि आने वाले दिनों में आपको इन हालात में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं? ये कोई माहौल है जिसमें आप कैंपेन कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप डेरे पे जा सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, इंटरेक्ट कर, ये तो पॉसिबल होगा नहीं? बिल्कुल नहीं जी। मैंने चंद दिन पहले भी आपको कहा था, जब यह वाक़या नहीं हुआ था, ये इतने बड़े जुल्म की दास्तान, तब भी मैंने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है इस सूबे में इलेक्शन करना। जो ये वाक़यात रोज़ाना लॉ एंड ऑर्डर के KP के इतने ख़राब थे, और आज के वाक़ये के बाद तो इम्पॉसिबल है जी। पहले इस सूबे को आप स्टेबल करें, इस सूबे को आप इस सूबे में से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़त्म करें, लोगों को खाने के लिए दे। ये जो ट्राइबल में लोग मर रहे हैं और गुर्बत से अपने बच्चों को बेच रहे हैं, इसको ख़त्म करें जी। बिल्कुल नहीं, मतलब ये जिनके ख्वाहिशात है, माहौल बिल्कुल भी नहीं है, जिनके ख्वाहिशात है कि वो अपनी हुकूमतें और इमारतें हमारी लाशों के ऊपर कायम करे ना, तो ये नहीं होगा इस दफ़ा जी। बैरिस्टर साहब, क्विक रिस्पांस फ्रॉम यू, गो अहेड। अभी जो आप अब सियासत की बात कर रहे हैं, देखें आप पहले ये धमाके हो रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, किसी को इनकार नहीं है कि सूबे में मसाइल हैं, लेकिन इसका ये मतलब लेना कि अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग घरों से निकल नहीं सकते या इलेक्शन नहीं करवा सकते। मेरे ख्याल में तलत साहब, ये आप वही नैरेटिव बयान कर रहे हैं कि जो PDM को इस वक्त सूट कर रहा है। क्योंकि अब मैंने तो सवाल किया, मैंने तो कुछ नहीं, मैं आपका मतलब तलत हुसैन नहीं है, आपसे मतलब ये है कि वो लोग अच्छा आसमा साहब की बात करें, आज के दिन तो रुक जाते हैं। इशारतन ये बात की है ना कि ये नैरेटिव ये है, प्रॉब्लम ये है। अब मुझे आप बताएं कि 2008 में एक इलेक्शन हुआ था फरवरी में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज में हुकूमत बनाई थी और ANP ने सूबे में बनाई थी। मुझे आप बताएं कि 2008 के उस इलेक्शन से एक महीना पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला वाक़या हुआ था 27 दिसंबर 2007 को। क्या उस 2007 और 8 के दौरान दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं थी? कितनी शदीद दहशतगर्दी थी। लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था और वाक़यात हुए थे, पूरा मुल्क जो है उसमें आग लगी हुई थी। उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में आई। तो ये कहना, ये बात करना कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते, अब इलेक्शन को डिले करें, तो ये तो वही गेम हो रही है ना, जो गेम चलाई जा रही है कि जी हर बहाना बना के। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इन हाइंडसाइट, क्या ये गलती थी कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी असेंबली रिजॉल्व की, या यू बिलीव कि वो अभी भी दुरुस्त फैसला था? देखें, किसी भी फैसले की दुरुस्तगी का या गलती का फैसला वक्त करता है। हम ये समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम में और इस पीरियड में कि जो हमने फैसला किया, हमने एक पॉलिटिकल फैसला किया इस उम्मीद और यकीन के साथ
کہ پاکستان ایک آئینی جمہوریت ہے اور اس میں جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو 30 دنوں کے اندر اندر انتخابات کرائے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں انتخابات کو اپنے وقت پہ ہونا چاہیے؟ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں. اب اگر کوئی آئین کی کتاب کو سائڈ پہ رکھ کے کہ نہیں چونکہ دھماکے ہو رہے ہیں یا آٹا نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے یا گیس نہیں ہے اور اس وجہ یا ڈالر کی قیمت 170 سے 230 پہ چلی گئی ہے تو اب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو وہ پھر آئین جانے اور وہ پاکستان کی سپریم کورٹ جانے. میں سمر صاحب سے رسپانس لینے سے پہلے آپ کو انہوں نے رسپونڈ کیا، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بالکل جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن تو بہت زیادتی ہے کہ یہ اس بات کو اس طرح ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 2018 میں جب الیکشن ہوا تو جو سوائے پی ٹی آئی کے جو اور ساری پارٹیاں تھیں ان کے کینڈیڈیٹس ہائیلی انڈر رسک میں، جو سمر کو پتہ ہے کہ ان کے شوہر اس میں شہید ہوئے تھے، تو وہ کس طرح کے لوگوں نے الیکشن کیے تھے کہ سیاسی پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور جو گئے اکرم درانی صاحب پہ ہوا اور ہارون اس میں شہید ہوئے. تو وہ سبق ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو گھروں سے ہم لوگوں نے الیکشن کیا ہے، اور صرف نہیں، میں اس زاویے سے بات نہیں کر رہی ہوں، اور صرف ان کو اجازت تھی کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تب کی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. وی شوڈ ناٹ فرگیٹ، وہ واقعات کسی سے نہیں بھولے. اور یہ کہنا کہ ابھی اس لیے کہ کوئی گورنمنٹ قائم ہو، جی گورنمنٹس قائم ہوتی ہے لوگوں کی ترقی کے لیے، بحالی کے لیے. کے پی نے بہت قربانیاں دے دی ہے اس ملک کے لیے، ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز والوں کے پاس تو اکوپمنٹ بھی نہیں ہے اور وہ جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں. تو اگر یہ حالات دیکھتے ہوئے، مطلب مجھے نہیں پتا کہ کون بڑے دل والے لوگ یہ کہیں گے کہ ان حالات میں بھی الیکشن ہو. یہ تو ظلم ہے صوبے کے ساتھ کہ صرف کسی کی حکومت قائم ہو، صرف کہ کوئی پرائم منسٹر ہو اور کوئی چیف منسٹر ہو اور کسی کو وہ حکومت کسی کے قائم ہو اور آپ لوگوں کی لاشوں کے اوپر الیکشن کرے. آئی تھنک یہ تو بہت ظلم ہے. سمر صاحب بالکل آپ کے پاس 1 منٹ ہے، کنکلوڈ کیجیے گا پلیز. طلعت صاحب، حالات الیکشن کی بالکل نہیں ہے، اور جیسے آسما بی بی کہہ رہی ہے آج کا دن نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں. میں یہاں پہ ایک اور جسارت کر لوں اور یہ کہہ دوں کہ ہماری فورسز کی جو جانیں ہیں وہ اتنی کمتر نہیں ہے کہ خان صاحب کی سمبولک پالیٹکس کے لیے اب وہ 30 یا 35 نشستوں پہ اکیلے بائی الیکشنز لڑیں گے. اور بائی الیکشنز کا خمیازہ خیبر پختونخوا کی پولیس یا نہتی عوام کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پہلے ہماری سیکیورٹی دے پھر اپنے الیکشنز کریں. Okay, I have to leave it there. اس کو جی سیکیورٹی دیں گے یہ ہزاروں لاکھوں کینڈیڈیٹس کو؟ از اٹ پاسبل ہیومنلی؟ نو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو جب تک سیاست کا رخ آپ نے درست نہیں کیا، آپ نے ایک توانا حکومت نہیں بنائی، تو ان واقعات کے لیے طویل المدت پالیسی بنانا بھی مشکل ہوگا. تو یہ ٹف ون. اب ظاہر یہ فیصلہ حالات نے بھی کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی کرنا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، زاہد گشکوری ہمارے چیف انویسٹیگیٹو رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں. آپ نے پروگرام کے اس سے پہلے حصے میں یہ دیکھا ہوگا کہ کیسے بحث اس کے اوپر جا کے ٹھہر جاتی ہے کہ چونکہ واقعات اب زیادہ تواتر سے ہو رہے ہیں، ان کے نمبر زیادہ ہیں، لہٰذا پچھلے مارچ کے بعد جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری اس وقت کی حکومتوں پر ڈالنا درست نہیں ہے. اور اس وقت مرکز میں 4 سال عمران خان کی حکومت تھی اور کے پی میں ان کی حکومت تھی جو اپنے دوسرے ٹینیور میں تھی، تو ملا کے 10 سال کے پی میں حکومت رہی. گشکوری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ آرگومنٹ کہ یہ واقعات بس 11 ماہ میں ہی شروع ہوئے ہیں، وہ اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ 11 ماہ سے ہی شروع ہوئے ہیں یا ان کا کوئی مومنٹم بھی تھا، رن اپ بھی تھا؟ دیکھیں، جب ہم خیبر پختونخوا پہ فوکس کر رہے ہیں، آج وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. اوورآل اگر آپ فگر دیکھیں تو 61% خیبر پختونخوا میں جو ٹیرر ویو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے. پاکستان میں 1025 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 13 مہینے کے عرصے میں. اس میں 657 دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. اس میں 14 سوسائڈ بمبنگ کے واقعات ہیں جس میں 400 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں. اور یہ ٹیرر ویو یہ رکنے والی نہیں ہے کیونکہ 2016 کے بعد سے یہ سب سے بڑا فگر ہے پاکستان میں. 1025 چھوٹے بڑے دہشت
गर्दी के वाक़यात हुए हैं। और ओवरऑल देखें बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बाद 26% बलूचिस्तान का हिस्सा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल क्यों कैसे बढ़ती चली जा रही है, उसकी अदाद शुमार ये बताते हैं कि सूबे में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो बहुत कमज़ोर है। आप यूँ कहिए कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें वो सख्त नहीं है जो दहशतगर्दी जिसका मैंडेट है दहशतगर्दी के साथ डील करना इमीडिएटली, और जो सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन APS के बाद चला रहा है, उस कॉम्बिंग ऑपरेशन में अगर आप कंपैरेटिवली पंजाब को लेके जाएं तो काउंटर टेररिज्म पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। और पंजाब नंबर्स क्या आप कह रहे हैं कि बहुत कमज़ोर है KPK का, तो मवाजना क्या बताते, नंबर्स क्या है हमारे पास? उस मवाजने में देखें जो पंजाब का सिटी डे है उसके पास ऑपरेशन की एक सख्त मौजूद है। उन्होंने 3 लाख से ज़ायद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए हैं गुज़श्ता 4 साल के मवाजने में देखें। और खैबर पख्तूनख्वा में एक सिलसिला ये भी ख़तरनाक हद तक बढ़ा है कि जो 17 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे वो अब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस उसको कोऑर्डिनेट कर रही है, FC कर रही है, तो CTD का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं था। उसको आगे फैलाना है, उसके पास बजट मौजूद नहीं है, तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त बजट एलोकेशन कौन करता है, मरकज़ से होती? जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है ज़ाहिर है वजारत दाखिला उस, लेकिन जो पब्लिक प्राइमरी डोमेन है वो सूबे की है, सूबे को ये डोमेन जाता है। और लैंड ऑर्डर सिचुएशन मैं सिर्फ ये दरअसल मैं करेक्शन ये बनाना चाह रहा हूँ, ब्लेम असाइन किए बगैर कि इमरान खान की अगर मरकज़ में हुकूमत थी तो उनके पास फंडिंग पॉसिबिलिटीज़ मौजूद थी, वो इदारे बना सकते थे। देखिए उन्होंने सेहत का निज़ाम जो है वो उल्टा सीधा कर दिया, तालीमी निज़ाम अपनी मर्ज़ी का चलाया, लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आप फरमा रहे हैं कि 4 साल में वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाया, बल्कि ना होने के बराबर है, नॉन एग्जिस्टेंट आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप यूँ कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पुलिस को एम्पावर उन 17 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया गया है, और 92% जो वाक़यात हो रहे हैं उसी जगह हो रहे हैं, और 70% TTP ने क्लेम किया है। तो ये वो बड़े बड़े वाक़यात हैं, पाकिस्तान को ओवरऑल इस पर फोकस करना होगा, क्योंकि 2016 के बाद से सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हद तक, और अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट नेक्टा की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से दी गई है वफाकी हुकूमत को, जिसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल कैंपेन्स पाकिस्तान में होंगी और उसमें जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके थ्रेट को एवेलुएट करके बताया गया है, जिससे तमाम पार्टी के वो लीडर्स हैं जो कैंपेन में मुलव्वस होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। तो पाकिस्तान कौन है इसमें जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मरियम नवाज़ शरीफ है, ख़ुद इमरान खान हैं, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के डिफरेंट लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, जिसमें बन्नू डिस्ट्रिक्ट है, डेरा इस्माइल खान है, पेशावर है, ये प्राइम टारगेट है। हम ये नहीं कह रहे कि इनको टारगेट किया जाएगा, लेकिन जो असेसमेंट दी गई है वफाकी हुकूमत को, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान में सियासी जो लीडरशिप है उसको उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है जब ये कैंपेन चल रही होंगी। और पब्लिक के लिए आपको पता है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को TTP ने थ्रेट भी कर दिया हुआ है, जबकि TTP पहले PTI के लीडरशिप को भी टारगेट करती रही है। तो ये एक सीरियस थ्रेट है, रियासत को इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से दहशतगर्दी बैंक के साथ पाकिस्तान में उस वक्त आ रही है। मैं 2020, 2021 और 22 के एदाद-ओ-शुमार भी देख रहा था। 2020 तक मामला जो थे निस्बतन कंट्रोल में थे, 2021 के अंदर उसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट जंप नज़र आता है। 2022 जो था वो उससे भी ज़्यादा ऊपर गया, और अभी हमने प्रोग्राम के एक हिस्से में डिस्कस किया कि 4 मार्च को किस तरह पेशावर के अंदर एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके अंदर 70 के करीब जाने गई। तो ये वाक़यात का एक मोमेंटम है। बिल्कुल क्विकली अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पिछले 13-14 महीने के आपने वाक़यात का जिक्र किया जिसके अंदर क्वांटम लीप आपको नज़र आता है, ये क्या यकदम होने शुरू हो गए होंगे या इसके पीछे एक पूरे का पूरा फ्लो होगा, पिछले चंद महीनों का एहसास होगा? इसके पीछे कम से कम 13 महीने का एक पूरे का पूरा फ्लो है, और ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। हुकूमत इससे आंखें चुरा रही है, वफाकी हुकूमत या दूसरे जो हमारे इदारे हैं। उसकी मैं वजह एक बता देता हूँ, पिछले 11 दिन की असेसमेंट आपको बताता हूँ। डेरा गाजी खान में जिसमें पाकिस्तान के सेंसिटिव इंस्टॉलमेंट्स हैं वहाँ पर, उसमें 2 TTP के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और आज से 2 दिन पहले रहीम यार खान में पाकिस्तान के एक मेहमान वहाँ पर ठहरे हुए थे, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, वहाँ से अलकायदा के 2
मतलूब दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसी तरह जनूबी पंजाब में ये अलकायदा के दाइश के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 11 दिन में। TTP के 2 अटैक वहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। तो ये जाविया जनूबी पंजाब में फैल रहा है। पहली दफ़ा ये कदम जमाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल जो पहले ही रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन सूरत हाल वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की मानद ख़तरनाक है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि ओवरऑल सिचुएशन किस तरह बिगड़ रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है मरकज़ आपको नज़र आता है एदाद शुमार की रोशनी में, जिनका आगाज़ पिछले 9 महीने से नहीं हुआ। उसके अंदर आपको बहुत बड़ी जंप नज़र आती है, लेकिन एक तसलसल है जो 2020, 21, 22 और अब 2023 में कल्मिनेट हो रहा है इन अंदोनाक वाक़यात में। नाज़रीन, ट्रेंड्स में बहुत से ट्रेंड्स हैं, लेकिन जो 2 ट्रेंड्स हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं, एक तो पेशावर ब्लास्ट ही है। इसके ऊपर हज़ारों ट्वीट्स हो चुके हैं। जो डिबेट है उसके अंदर आपको अफसोस का पहलू भी नज़र आता है। पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी कर रही हैं, लोग सवाल भी उठा रहे हैं। तो बहुत ही हैपनिंग किस्म का ये एक मैदान बना हुआ है इस ट्रेंड के नीचे। पेट्रोल डीजल प्राइसेस के ऊपर भी ट्रेंड चला हुआ है और इसके अंदर भी लोग मवाज़ने कर रहे हैं नून लीग का इमरान हुकूमत से। इसहाक डार पर तनकीद खूब हो रही है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि पेशावर का दहशतगर्दी का वाक़या टॉप पर है, दुनिया भर से इसकी कंडेमनेशंस भी आ रही हैं। अब इमरान खान ने इसके ऊपर ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए और इक्विपमेंट फराहम करना चाहिए, जिसके ऊपर जवाद अहमद ने ट्वीट किया कि ये सितम ज़रीफ़ी वाली बात है, आयरॉनिकल है कि इमरान खान इस अटैक को तो कंडेम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इनकॉम्पिटेंट हैं, इनएफिशिएंट हैं, इक्विपमेंट नहीं है पुलिस के पास। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP प्रोविंस को 10 साल रूल किया। सो मच फॉर देयर फेल्ड रूल एंड गवर्नेंस। लेकिन जो ट्वीट हमें स्प्लैश करना है आपके सामने, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की तरफ से है, जिसके अंदर एक ज़ख्मी पुलिस वाला जो है वो विक्ट्री का निशान बना रहा है और हाथ उसका ज़ख्मों से भरा हुआ है और कहा है कि तुम हमें नहीं हरा सकते, हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं।